हर एक जेई एस्पिरेंट की बचपन की क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसे ही मूव करते हुए बॉल के बीच में कोई पेपर ऐड करके ये ऑब्जर्व करना कि यार बॉल जो है ना किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है। और आज की वीडियो में ना तुम इसी पर्टिकुलर फिनोमेना की फिजिक्स सीखने वाले हो। ऑलराइट, तो अब तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर सवाल आ चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तुम्हारी फिजिक्स का जो सेंस है उसको जज करने वाला है ये सवाल। एंड जस्ट अ स्पॉइलर अलर्ट, तुम्हारी जो वेक्टर्स की डायरेक्शन का सेंस है उसको भी टेस्ट करेगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले एनालाइज करो, विजुलाइज करने का ट्राई करो कि यार पर्टिकुलर जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं एंड वो कैसे हमारे बॉल की मोशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं। एंड जो भी तुम्हारे आइडियाज़ आ रहे हैं और जो भी तुम्हारा आंसर है उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो कि यार मैंने तो इस क्वेश्चन में ये सोचा और मेरा ये आंसर आया। एंड देन वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी तुम्हारी लर्निंग्स हैं उसको भी फिर मेंशन करो कि यार मैंने ये सोचा था बट मैंने ये कुछ गलत यहाँ सोचा था, उसके बाद वीडियो को देखने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी। एंड आई कैन गारंटी यू वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। जो प्रॉपर फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उसका ये बहुत प्यारा एग्जांपल है। ऑलराइट, सो पॉज द वीडियो, गिव इट अ ट्राई। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार एक्चुअली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पेपर के ऐड करने से जो मैथ्स हो चुका है उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कैसे पेपर के ऐड करने के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर वो कितना लग रहा होगा, कितने ड्यूरेशन के लिए लग रहा होगा, जब हमारा जो बॉल है वो पेपर से हट चुका है तब कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, और अगर स्लाइडिंग भी हो रही है तो हम कैसे उस स्लाइडिंग को समझ सकते हैं। अब जो इतना कन्फ्यूजन बन चुका है ना, इसको सॉर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 3 जोन में डिवाइड करते हैं। पहला जोन होगा जब जो हमारी बॉल है वो प्योर रोलिंग कर रही है। सपोज ये हमारी बॉल, ये हमारा ग्राउंड, एंड इसकी कुछ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v एंड अकॉर्डिंगली इसकी कुछ ओमेगा, राइट। एंड सपोज की रेडियस अगर r है तो अपन को पता है सिंस ये प्योर रोलिंग कर रही है तो लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा और हमारा रिलेशन आ जाएगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। गॉट इट? ठीक है। दूसरा जोन जब होने वाला है जब हमारे बॉल के ऊपर हो सकता है किसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो एंड इस पूरे जोन के अंदर हमारी जो बॉल है वो प्योर रोलिंग नहीं कर रही, वो हो सकता है स्लाइड कर रही हो। दैट मीन्स जो ये लोएस्ट पॉइंट होगा इसकी कुछ वेलोसिटी हो सकती है जो कि नॉन जीरो है। ऑलराइट, अब फ्रिक्शन फोर्स कितनी देर के लिए लग रहा है, कब तक ये स्लाइड करेगी, कब कब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगी, उसके बारे में हमें नहीं सोचना। बट जो भी फिनोमेना हो रहा है हम उसे इसी जोन में डाल देते हैं, राइट। अब बात करते हैं थर्ड जोन की तरफ। जब ये हमारी जो बॉल है ये वापस प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर दी है एंड कंसिडर करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे जो बॉल की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है दैट इज v डैश। ऑलराइट, अब बिकॉज ये प्योर रोलिंग कर रही है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होने वाली है, दैट विल बी इक्वल टू v डैश अपॉन r। अब अपन को कैलकुलेट करना है कि इस v डैश में और इस v में क्या रिलेशन होने वाला है। मतलब इस सेकेंड जोन में ऐसा कौन सी भसड़ हो गई जिसकी वजह से v डैश की वैल्यू एक्चुअली चेंज हो गई। अब ट्राई करते हैं उस जोन को ब्रेक करने का। तो कंसिडर करते हैं इस पूरे जोन के अंदर इस बॉल के ऊपर कहीं फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बट अपन उस फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते। सपोज फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F, राइट। और कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं, जो mg और n है वो तो इंडिपेंडेंट है जोन से, वो तो तीनों जोन में ही लगेगा, राइट। एंड उनका कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ऑल राइट, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्सेलरेशन के लिए। एंड ऑल्सो इस फ्रिक्शन फोर्स का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक नॉन जीरो टॉर्क आएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट यही रिस्पॉन्सिबल है कोई एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ ना, इस फ्रिक्शन फोर्स के करस्पॉन्डिंग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाने वाला हूँ। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, बेसिकली एफ डॉट डी टी, राइट। और ये जो टाइम इंटरवल है फ्रिक्शन फोर्स के लगने का वो पूरा जोन 2 में लग रहा है तो अपन f को उस पूरे जोन 2 के लिए ही इंटीग्रेट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये किसके बराबर होने वाला है, ये हमारे बराबर होगा मोमेंटम चेंज के, एंड मोमेंटम चेंज बिटवीन माय थर्ड जोन एंड माय फर्स्ट जोन, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ इस f डॉट डी टी को किसके बराबर, p3 माइनस p1, राइट। सिंस मास तो सेम ही है बॉडी का तो मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ एस m टाइम्स v डैश माइनस v। ऑलराइट, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन की वजह से एक एंगुलर इम्पल्स भी लगने वाला है तो अपन एंगुलर इम्पल्स थ्योरम भी लगा देते हैं। तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा उस पर फोकस करो एक बार, दैट विल बी इक्वल टू r क्रॉस f, राइट। अब यहाँ पर अगर हम r की बात करते हैं, जो पोजीशन है हमारे फ्रिक्शन फोर्स की वो कितनी हो जाएगी, कंसिडर करो ये हमारी एक z कैप डायरेक्शन है तो r कितना लगेगा, r विल बी इक्वल टू माइनस आर जेड कैप, राइट। तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कितना हो गया, माइनस आर जेड कैप क्रॉस f, राइट। एंड उसका अपन ने dt कर दिया तो हमारे सामने इस एक्सप्रेशन से निकलेगा
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और उसकी वैल्यू कितनी है बेसिकली L3 माइनस L1, एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर अपन एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 1। ऑल राइट, अब अगर तुम देखते हो इस एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, ये अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, तो अपन को राइट हैंड साइड भी थोड़ा सा ना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब उसको समझने के लिए ना अपन इंडिविजुअल टर्म्स को देखते हैं एक बार। तो अपन को पता है जो एंगुलर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो कितना है I इंटू ओमेगा, राइट। एंड सिंस अपन ने जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिखा है, हमने लिखा है जोन 3 और जोन 1 के लिए, जहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है। दैट मीन्स हम ओमेगा को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन आर, राइट। सो अगर थोड़ा सा इसको इवेल्युएट करते हो, अपन को पता है जो आई है एक्चुअली वो 2/5 mr² हो जाएगा, एंड इंटू वी ओपन आर। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू निकल कर आती है, दैट कम्स एज 2/5 mrv, राइट। बट ये ना अपन ने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, अपन को थोड़ा सा इसको वेक्टर फॉर्म में भी समझना होगा। अब वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए अपन को ओमेगा की और वेलोसिटी की डायरेक्शन समझनी होगी। तो जब भी हमारी बॉल प्योर रोलिंग कर रही होती है, तो एक होती है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे, और एंगुलर वेलोसिटी होती है कुछ ऐसे। तो अगर अपन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में देखते हैं, तो वो क्या है, अंदर की तरफ है, इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, राइट, बिकॉज उसको अपन I इंटू ओमेगा एक्सप्रेस करते हैं। तो सिंस अगर अपन अपनी टॉर्क की इक्वेशन को देखते हैं, तो यहाँ पर अपन ने जेड कैप यूज़ किया है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में भी अपन को कंसिस्टेंट रहना होगा और जेड कैप को यूज़ करना होगा। तो जेड कैप क्या था, जेड कैप ऐसी डायरेक्शन थी जेड कैप। तो अपन देख सकते हैं कि अगर वी कैप की डायरेक्शन को या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम एक्स कैप बोलते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का जो कैप है या डायरेक्शन है, दैट इज गिवन एज जेड कैप क्रॉस वी कैप, राइट। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू 2/5 m टाइम्स आर जेड कैप क्रॉस वी, राइट। बिकॉज जो रेडियस वेक्टर है एक्चुअली वो हमारा हो जाएगा r इंटू जेड कैप। तो मैंने एंगुलर मोमेंटम की एक्चुअल डायरेक्शन को लिख दिया यहाँ पर, गॉट इट। अब अपन इसी चीज़ को ऊपर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास नेट क्या इक्वेशन निकल कर आती है, उस पर फोकस करना। दैट इज माइनस आर जेड कैप क्रॉस एफ पूरे का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू एम इंटू आर जेड कैप क्रॉस V3 माइनस V1, राइट। बिकॉज जोन 3 में क्या वेलोसिटी, दैट इज वी डैश है, चलो वी डैश बोल देते हैं इसको, दिस इज वी डैश, दिस इज वी, ऑलराइट। अब एक बार तुम ना लेफ्ट हैंड साइड को देखो, अगर यहाँ पर अपन ध्यान देते हैं तो आर और जेड हैं वो तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जेड कैप भी कांस्टेंट डायरेक्शन है और माइनस आर कांस्टेंट वैल्यू है ही, तो उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर जेड कैप क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। अब ये वैल्यू क्या है एक्चुअली, ये वैल्यू हमारी कहाँ से आती है, लीनियर इम्पल्स थ्योरम से, जो अपन ने ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है। दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी डैश माइनस वी, राइट। सो बेसिकली हमारे सामने लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, आर जेड कैप क्रॉस एम इंटू वी डैश माइनस वी, राइट। ये वी डैश और वी भी वेक्टर फॉर्म में ही है। एंड राइट हैंड साइड कितनी हो गई है, 2/5 एम आर जेड कैप क्रॉस वी डैश माइनस वी, ऑलराइट। अब तुम्हारे पास आंसर आने वाला है। अब अगर तुम इनको एक साइड ले जाते हो तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, जेड कैप क्रॉस एम इंटू वी डैश माइनस वी इज इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है कब जीरो हो सकता है, इस पर फोकस करो। एक बार हो सकता है कि यार जेड कैप जीरो हो, बट वो तो है नहीं, वो तो एक फिक्स डायरेक्शन है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हुई। एक बार क्या हो सकता है कि जेड कैप और वी डैश माइनस वी दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो, राइट। या तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, और अपन देख सकते हैं कि वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनके बीच में जो डायरेक्शन है या जो एंगल है वो 90 डिग्री है और वो फिक्सड ही है। दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट हो गई। तो अब क्या थर्ड पॉसिबिलिटी बचती है, एंड दैट इज द पॉसिबिलिटी कि जो वी डैश माइनस वी है इसकी वैल्यू एक्चुअली 0 है, एंड दैट शोज कि जो वी डैश है वो बराबर हो गया हमारे स्मॉल वी के, या फिर ओरिजिनल जो वी था। एंड दैट शोज कि जो बॉल है हमारी जोन 3 में आकर अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी को ही रीगेन कर लेती है। तो बेसिकली जोन 2 में या फिर जो वाला जोन था, इसमें बहुत सारे फिनोमेना लग रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जर्क्स आ रहे थे बॉल को, उससे कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। हमारी वेलोसिटी जो है बहुत टाइम के बाद जब प्योर रोलिंग वापस स्टार्ट हो चुकी है, तब वही हो गई जो पहले थी। तो ये कितना ज़्यादा बिजार फिनोमेना है, तुम देख पा रहे हो इसको, कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितना भी फ्रिक्शन फोर्स लग जाए, कैसी भी फ्रिक्शन फोर्स लग जाए, अगर ये गिवन है कि हमारे बॉल ने वापस प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी है, तो जो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाती है वो उसके बराबर ही हो जाती है जो उसकी पहले थी, ऑलराइट। अब अगर प्योर रोलिंग हो रही है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बराबर है, दैट मीन्स जो ओमेगा है
वो फिर से पुरानी वाली ओमेगा हो चुकी है। ऑलराइट, तो एक तरीके से ऐसा हुआ कि यार बीच में कुछ भी जो हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स, बहुत सारे जो चीज़ें लगनी है, वो एक तरीके से बॉल के लॉन्ग टर्म मोशन में दिखा ही नहीं। लाइक सपोज तुम इसको t=0 पर देखते हो कि यार बॉल मेरी प्योर रोलिंग कर रही है। फिर क्या होता है, जब बॉल है किसी पेपर में ऊपर आ चुकी है या फिर किसी भी तरीके से थोड़े टाइम के लिए कुछ अजीब सा मोशन कर रही है, एंड आफ्टर सम टाइम बॉल वापस जो है प्योर रोलिंग करना स्टार्ट करते हो, तुम फिर से आते हो। तो तुम बता ही नहीं सकते कि यार बीच में क्या हुआ था, बिकॉज जो स्टेट है हमारी बॉल की वो वापस वही हो चुकी है जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी। एंड ये एक बहुत बिजार फिनोमेना है, बहुत ही बिजार ऑब्जर्वेशन है। ऑलराइट, तो फिजिक्स के लॉज जो हैं वो ट्राई करते हैं कि हमारी बॉडी या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर ही आ जाए, या फिर उस स्टेट पर आए जहाँ पर वो एक लीस्ट एनर्जी वाली स्टेट है, या फिर सबसे कम उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है एडिशनल फोर्सेस का। गॉट इट। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा, बिकॉज क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसमें तुम्हें ऐसी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि एक्चुअली फिजिक्स को अप्लाई करके समझना है कि कोई भी जो फिनोमेना हो रहा है वो क्यों होता है, राइट। एंड अगर तुम चाहते हो कि ऐसे डीप थिंकिंग वाले जो सवाल हैं इसको तुम अच्छे से समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ, फिजिक्स को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओ, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आवर सेट 60 कोर्स, बिकॉज इस कोर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये तो जस्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम था जिसमें तुम्हें एक्चुअल फिजिक्स अप्लाई करके ऐसे बहुत प्यारे प्यारे ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लोर करना होता है। और ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जेई एडवांस के फेवरेट होते हैं, बिकॉज ये तुम्हारी ट्रू स्पिरिट ऑफ फिजिक्स को जज कर रहे होते हैं। और अगर मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूँ और मैं चाहता हूँ और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ किसी बच्चे की कैपेबिलिटी, तो मैं उसके फिजिक्स के सेंस को समझूंगा और उसी को टेस्ट करूंगा। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट दैट मैं ऐसे क्वेश्चंस ही दूंगा जिसमें बच्चा एक्चुअली कन्फ्यूज हो जाए और थ्योरेटिकली सोचे कि यार कोई भी चीज़ क्यों हो रही है। गॉट इट। आई होप तुमने बहुत इन्जॉय किया होगा क्वेश्चन को और वीडियो को। इसका जो रिव्यू है ना वो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करना कि तुम्हें कैसा लगा क्वेश्चन और तुम्हें क्या फील हुआ और तुम्हारी क्या अप्रोचेस थे इसको रिजॉल्व करने और तुमने क्या सीखा इस वीडियो के थ्रू। ऑलराइट, सो अपन वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।